वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे सप्ताह चर्चा में बने रहते हैं, उन टॉपिक से कुछ एमसीक्यू अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट अफेयर का टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कितना तैयार है, संबंधित टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप उन प्रश्नों को सॉल्व करने की कंडीशन में हैं या नहीं। कुल मिलाकर प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर हम बात करते हैं अपने साप्ताहिक एमसीक्यू के प्रोग्राम पर। कुछ प्रश्न मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, उनको ध्यान से पढ़िएगा और धैर्यपूर्वक जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह अभ्यारण्य जीआईबी के लिए जाना जाता है, जिसे 1992 में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। दूसरा कथन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना दी है कि यहां जीआईबी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में 4 विकल्प हैं। ए कहता है दोनों कथन सही है, बी कहता है दोनों कथन गलत हैं, सी कहता है केवल एक सही है, डी कहता है केवल 2 सही। तो आपने आंसर अपना डिसाइड कर लिया होगा। आइए एक एक करके हम कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह अभ्यारण्य जीआईबी के लिए जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है जीआईबी का मतलब क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यह कैसे पता चल सकता था, जैसे ऊपर लिखा हुआ है कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, तो आपको पता है कि जब भी आप बस्टर्ड के विषय में पढ़ते हैं तो कौन होता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही होता है और उसी के विषय में कहा गया। तो पहला कथन कि यह अभ्यारण्य जीआईबी के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है कि जिसे 1992 में अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, यह भी सही है। अर्थात यह जो कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य कच्छ जिले में स्थित है, इसको 1992 में क्या किया गया था, एक सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था और वहां पर विशेष फोकस किस पर था, यहां पर मिलने वाले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर, क्योंकि वहां का पूरा जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम है वो इनके अनुकूल है। अनुकूल क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, घास के मैदान है। घास के मैदान होने के साथ साथ वहां पर मानवीय हस्तक्षेप कम होता था, साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत पानी वहां पर हमेशा बना रहता था, उसके वजह से एक ऐसी दलदली और जो है कि आर्द्र भूमि विकसित होती थी जिसमें घास हमेशा पनपते रहते थे। इसी के कारण यहां पर क्या हुआ था, जीआईबी के लिए अनुकूल कंडीशन देखी गई और इसी के कारण अभ्यारण्य घोषित किया। लेकिन दूसरा जो कथन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सूचना दी है कि यहां जीआईबी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, नहीं, दरअसल सूचना यह दी गई है राज्यसभा में कि यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो संख्या है उसमें कमी आई है और वहां पर 6 से 7 ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे जा रहे हैं, वो भी सभी फीमेल हैं। सभी फीमेल होने का मतलब है कि यहां पर कोई मेल नहीं है, जिसके वजह से यहां पर क्या होगा, इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से जहां पर पहले यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या ज्यादा हुआ करती थी, वहां पर कमी देखी जा रही है। इसके वजह से कथन 2 क्या हुआ, गलत हुआ। तो हमें क्या पता चलेगा कि कथन केवल एक सही है, आंसर होगा हमारा सी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, इसे राजस्थान में गोदावड़ के नाम से जाना जाता है। बी कहता है यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। सी कहता है इसका वजन 18 किलोग्राम तक होता है। डी कहता है यह पक्षी अकेला रहना पसंद करता है, इसी के कारण सामूहिकता का अभाव इसमें पाया जाता है। अब आपको बताना है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विषय में जो यहां पर दिया गया है विकल्प ए बी सी डी के रूप में कौन सा असत्य है। तो देखिए, इसे राजस्थान में गोदावड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कई जगह इसे जो है कि सोनचिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, अर्थात स्टेटमेंट बिल्कुल सही। बी विकल्प भी सही है कि यह जो है कि सबसे ज्यादा राजस्थान में ही अभी इस समय मिलता है। पहले तो ये पूरे इंडिया में मिलता था, लेकिन अब जो है कि ये कुछ भारत के 10% एरियाज, जिसमें आप राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है और
जो है कि आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो संख्या अभी भी है वह राजस्थान में है, और वह इस कारण भी है क्योंकि वहां पर उसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, उसको प्रोटेक्ट करने के, उसको कंजर्व करने के प्रयास वहां ज्यादा किए गए हैं। तो ये दोनों कथन सही है। तीसरा जो विकल्प है सी के रूप में, इसका वजन 18 किलोग्राम तक होता है, ये भी सही है। यह विश्व के उन पक्षियों में शामिल है जो सबसे बड़े पक्षी उड़ सकते हैं, अर्थात सबसे बड़े पक्षी जो उड़ सकते हैं उनमें से इसको शामिल किया गया है, और इसका जो वजन होता है वो 18 किलोग्राम तक होता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि चूंकि ये पक्षी भारी है और जब उड़ता है तो यह बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता, और इसी के कारण यह जो हाई वोल्टेज के तार होते हैं उनके संपर्क में आ जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि जब ये पक्षी उड़ता है तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है, देखने की कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो बिजली के हाई वोल्टेज तार हैं उनके संपर्क में आने से मृत्यु हो जाती है। तो अभी इंडिया में जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो संख्या में कमी देखी जा रही है, उसमें से बहुत बड़ा कारण जो है कि हाई वोल्टेज के तार का विकास है। दरअसल गुजरात और राजस्थान के एरिया में रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स विकसित करने के प्रयास के क्रम में वहां पे जो तारों का जाल बिछाया गया है वह इनकी क्षति का कारण बन रहा है। तो हमें पता चला कि ए बी सी तो कथन क्या है, सत्य हैं, तो डी ही अब क्या होगा, गलत होगा। और गलत इस वजह से है, अर्थात डी जो विकल्प है इसलिए गलत लिखा है क्योंकि इसमें लिखा है कि यह अकेला रहना पसंद करता है। नहीं, ये सामूहिकता में रहना पसंद करता है। समांतर 3 से लेकर 10 पक्षी तक इसमें क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए इसमें सामूहिकता का अभाव नहीं पाया जाता है बल्कि सामूहिकता के गुण पाए जाते हैं। हम ये दूसरी बात है कि आप कहीं से जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अन्य जीवों को खत्म कर दें और वो अकेला ही बचे तो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें सामूहिकता खूब पाई जाती है। इस वजह से डी कथन क्या है, गलत है, और हमें चुनना था असत्य कथन, इसलिए ही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही के समय में एक द्वीप चर्चा में बना हुआ है। इस द्वीप को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करने के लिए मध्य भाग में यूनाइटेड नेशन द्वारा ग्रीन लाइन खींची गई है। यह द्वीप कौन सा है? आपके पास विकल्प हैं मेडागास्कर, सोकोत्रा, साइप्रस और क्यूबा। आई होप बहुत इजी प्रश्न है, बहुत चर्चा में बना हुआ है। इस पर मैंने वीडियो, जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं सब पर वीडियो मैंने बनाया है, लेकिन यह जो प्रश्न अभी भी काफी चर्चा में बना हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने आंसर डिसाइड किया है ए बी डी के में से किसी को, तो गलत है क्योंकि इसका सही आंसर है सी, साइप्रस। साइप्रस कहाँ है? भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर जाइए, इजराइल, लेबनान, सीरिया के जो है कि पश्चिम में देखिए, मिस्र के उत्तर में देखिए, तुर्की के दक्षिण में देखिए, वहां पर एक छोटा सा द्वीप है साइप्रस। और इस साइप्रस का जो उत्तरी भाग है उस पर क्या है कि तुर्की समुदाय के जो लोग हैं उनका कब्जा है, और इसका पूरा बैकग्राउंड मैंने बता रखा है कि आखिर ऐसा कैसे उन्होंने कब्जा किया है। और जो दक्षिण का भाग है उसमें जो ग्रीस के मूल लोग हैं, ग्रीस के रहने वाले लोग हैं, उनका कब्जा है। और जो हम साइप्रस देश के रूप में जानते हैं वो दरअसल दक्षिण वाला भाग है। तो उत्तर और दक्षिण में क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, और साथ ही साथ वह अलग अलग अपने को देश घोषित करते हैं। उत्तर वाला जो साइप्रस है उसको किसी तुर्की के अलावा किसी देश के द्वारा उसको एक देश, एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। यह माना जाता है कि वह जो है कि साइप्रस का ही भाग है। लेकिन चूंकि उत्तर और दक्षिण का ये जो द्वीप है इसमें कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कि हिंसा में कन्वर्ट ना हो जाए, इसीलिए बीच में यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद के द्वारा यह प्रस्ताव लाकर कि इसमें हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, और यही ग्रीन लाइन खींची गई। तो आंसर क्या होगा आपका? साइप्रस सी। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वह है, हाई एल्टीट्यूड बैलून के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह बैलून समताप मंडल में स्थापित किए जाते हैं। दूसरा कथन, एक बार हीलियम गैस के माध्यम से प्रक्षेपित कर देने पर यह 2 से 3 साल तक इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। कथन 3, इसमें सोलर पैनल भी लगे होते हैं। सत्य कथन या कथनों के विकल्प का आपको चयन करना है। आपके पास विकल्प है ए बी सी डी के रूप में। तो आइए एक बार कथनों पर विचार कर लेते हैं, आंसर तब तक आप सोचते रहिए। कथन 1 है कि यह बैलून जो है कि समताप मंडल में स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। यह जो समताप मंडल है आपको पता है 18 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जो है कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, और इसी में ही स्थापित किए जाते हैं। और दूसरा जो कथन है, एक बार हीलियम गैस के माध्यम से प्रक्षेपित कर देने पर यह 2 से 3 साल इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हीलियम गैस से इनको प्रक्षेपित जरूर किया जाता है, छोड़ा जरूर जाता है ताकि हीलियम गैस चूंकि हल्की होती है ऊपर इसको लेकर जाए, लेकिन जो
हाई एल्टीट्यूड बैलून है इनसे जो इंटरनेट की सुविधा हमें मिल पाती है वह जो है कि 5 से 6 महीना मैक्सिमम मिल पाती है, ना कि 2 से 3 साल। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा कथन है कि इसमें सोलर पैनल भी लगे होते हैं, ये सही है। तो इस तरह हमें क्या पता चला कि कथन 2 क्या है, असत्य है, और सत्य कथन का हमको विकल्प चयन करना है। तो इसलिए 1 और 3 जो विकल्प है बी के रूप में, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। हाई एल्टीट्यूड बैलून, जैसा कि आपको पता है कि जो नेटवर्क हम प्राप्त करते हैं इंटरनेट का, वो टावर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट लाकर यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि क्यों ना हम जो है कि बैलून के माध्यम से जो इंटरनेट प्रदान करें, और उसी को बोला जाता है बैलून के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने को हाई एल्टीट्यूड बैलून। अगला जो प्रश्न है वह है प्रोजेक्ट लून का संबंध निम्न में से किससे है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रमा, स्पेस टूरिज्म, इंटरनेट, एआई। एआई को और मैं जो है कि आसान कर दूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एआई बोला जाता है। तो अब आपको बताना है कि प्रोजेक्ट लून का संबंध निम्न में से किससे। डिसाइड कर लिया होगा आपने, बहुत इजी प्रश्न है। इसका संबंध है इंटरनेट से। दरअसल जो हाई एल्टीट्यूड बैलून जो मैंने आपको बताया, उसको क्या हुआ था, गूगल के माध्यम से एक जो है कि प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट लून। लून क्या है, बैलून का शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट लाया गूगल ने कि जिस तरह जमीन पर टावर लगाए जाते हैं नेटवर्क के, इंटरनेट के, मोबाइल के, हम जमीन पर नहीं लगा के हम क्या करेंगे, जो है कि समताप मंडल में बैलून के माध्यम से वही इक्विपमेंट जो इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं हम भेजेंगे। इससे क्या होगा कि हम कहीं पर भी समताप मंडल में बैलून भेजकर इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए हमें जमीनों पर इसके लिए क्या है, जरूरत नहीं है कि हम मोबाइल के टावर लगाएं, इंटरनेट के टावर लगाएं। तो इसका जो संबंध है वह है इंटरनेट से, तो इसलिए आंसर होगा सी। अगला जो प्रश्न है, जो है प्रश्न, संसद में महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम कब लाया गया था, आपको बताना है। विकल्प है आपके पास 96, 98, 2000, 2002। तो आपको डिसाइड करना है ए बी सी डी के रूप में कि आखिर संसद में महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम कब लाया गया था। काफ़ी इजी प्रश्न है, आपने इस पर अभी काफ़ी डिबेट भी सुना है कि आखिर इतने साल हो गए क्यों नहीं जो है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है कि पास किया जा रहा है। तो ये जो एच.डी. देवगौड़ा की सरकार थी, और यह 1996 में लाया गया था, और इसके लिए 81वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि किया गया था, अर्थात 81वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह कहा गया कि हम महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है ये 1980 और 1990 का जो दशक है, यह जाना जाता है कि एक तरह से जो है कि ऐसी राजनीति के लिए जाना जाता है जिसमें स्थिरता का अभाव है, क्योंकि गठबंधन की सरकारें थी उस समय, तो ये पास नहीं हो पाया। और 1996 के बाद इसको कई बार लाया गया, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाया है। और इस समय भी चर्चा में बना हुआ है, कहा जा रहा है कि कम से कम अब तो जब सरकार के पास पूरी मेजोरिटी है, बड़े बड़े बिल लेकर आई है, तो महिलाओं के विषय में भी सोचे शायद, लेकिन देखिए क्या होता है। खैर, अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन या कथनों के कूट का आपको चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के विषय में आपको बात करना है। कथन 1, भारत की रैंक 140 है। दूसरा कथन, पिछले साल की तुलना में इस साल भारत की रैंक में सुधार आया है। तीसरा कथन, इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया है। अब आपके पास विकल्प हैं ए बी सी डी के रूप में, और इसको आप देख सकते हैं। आंसर आपने डिसाइड कर ही लिया होगा। खैर, एक एक करके अब बात करते हैं कि जो भारत की रैंक है 140 है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। रैंक 140 बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वो नीचे से प्राप्त हुई है। 156 देशों में 140 रैंक, आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब कंडीशन है, जो ये बताता है कि हमारे यहाँ जेंडर गैप अर्थात लिंग के आधार पर विभेद बढ़ा है, जबकि कम होना चाहिए था। दूसरा ये है कि कथन कहते हैं पिछले साल की तुलना में इस साल भारत की रैंक में सुधार आया है, ये गलत है। दरअसल पिछले साल की तुलना में भारत की रैंक में जो है कि 28th पोजीशन अर्थात 28 रैंक की गिरावट आई है। तो 28 रैंक की गिरावट आप समझ सकते हैं कितना जो है कि खराब कंडीशन को बताता है। तीसरा, इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, नहीं, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। तो हमें क्या पता चला कि कथन 1 तो सही है कि भारत की रैंक 140 है, ये ठीक है, लेकिन कथन 2 और 3 क्या है, गलत है। और हमें
हमें क्या करना है, सत्य कथन या कथनों के कूट का चयन करना, कुल मिलाकर सत्य जो विकल्प है। तो इसमें क्या पता चला कि केवल डी हम ऑप्ट करेंगे, केवल एक क्या है सही है, बाकी दोनों क्या है गलत है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने हुआ है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 का संबंध निम्न में से किससे है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के विषय में आपको विचार करना है। पहला है बच्चे को गोद लेने में माता पिता के अधिकार से, दूसरा है तलाक से, तीसरा है सहवास से, और डी है पति के संपत्ति पर पत्नी के अधिकार से। काफी समय चर्चा में बना हुआ है और इसके संदर्भ में जो है कि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। तो आपको बताना है कि आखिर ये जो धारा 9 है उसका संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर है वो सहवास से। इसमें होता क्या है, जो धारा 9 है वो है क्या कि दो लोगों की जब शादी होती है तो माना जाता है उनके जो संबंध है वह स्थायी संबंध है। ऐसे में अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई बिना जो है कि जायज कारण के एक दूसरे से अलग रहने का प्रयास करते हैं तो उनमें से कोई पक्ष है जिसको लगता है कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, वह कह सकता है कोर्ट से कि वह मुझे छोड़कर चले गए हैं या चली गई हैं, तो उनको हमारे पास भेजा जाए क्योंकि हम लोगों ने शादी की। मान लेते हैं कि एक जो है कि शादी हुई दो लोगों की और उसमें से पत्नी जो है कि बिना किसी कारण से या बिना किसी हिंसा के या कोई ऐसा कारण नहीं है जो अलग रहने का आधार हो सके, वो उन्होंने कहा कि हम पति के साथ नहीं रहेंगे, हमारा मन ही नहीं करता रहने का। क्यों नहीं करता, इसके पीछे कोई उनका तर्क नहीं है। तो ऐसे में पति क्या हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकता है और वो कह सकता है कि नहीं, आप जो कि हमने शादी की है तो पत्नी को आदेश दें कि जो है कि वो हमारे साथ रहें। तो इसका जो संबंध है सहवास से है, साथ में रहने से है और इसको बोला जाता है विवाह की पुनर्बहाली। इस तरह से क्या होता है कि विवाहिक जो संबंध है उनकी बहाली का इसमें जिक्र किया गया है। आई होप आप आंसर ऑप्ट कर चुके होंगे। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। इससे क्या होगा, व्याख्या और भी इससे इस प्रश्न की हो जाएगी। पहला है इसके तहत अपील जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय में किया जा सकता है। बी विकल्प कहता है जिला न्यायालय की डिग्री के बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। सी विकल्प कहता है कि कोर्ट से डिग्री मिलने के 1 साल बाद तक यदि सहवास नहीं हो पाता है तो यह तलाक का आधार बन सकता है। डी इसके तहत बच्चे पर अधिकार सबसे पहले न्यायालय में अपील करने वाले पक्ष को मिल जाता है। अब आपको बताना है कि आखिर इसमें से जो असत्य कथन कौन सा है। तो जैसा कि हमने बताया कि दो लोगों की शादी हुई, उसमें से कोई एक व्यक्ति जो है कि अलग रहना चालू कर दे बिना किसी कारण से, तो उसको क्या होगा, जो दूसरा पक्ष है वो अपील कर सकता है। अपील सही बात है, जिला न्यायालय या कुटुंब न्यायालय कहीं पे भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास विकल्प होते हैं कि आप उसको अपर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ये भी सही बात है कि कोर्ट कहेगा, अगर मान लेते हैं कोर्ट को लगता है कि हाँ बिना कारण से अलग रहा जा रहा है तो ये गलत है, कोर्ट कहेगा कि नहीं, हम आदेश देते हैं कि आप लोग साथ में रहिए और ये जो डिग्री है 1 साल के अंदर इसको पूरा करना है, अर्थात साथ में रहना चालू कर देना। अगर कोई पक्ष जो है कि साथ में नहीं रहता है तो इसके आधार पर क्या होता है, तलाक भी लिया जा सकता है कि कोर्ट के आदेश मिलने के बाद भी संबंधित व्यक्ति जो है कि हमारे साथ नहीं रह रहा है इसलिए हम तलाक लेना चाहते हैं। डी विकल्प इसमें गलत है। इसके तहत बच्चे पर अधिकार, सबसे पहले देखिए बच्चे का जो अधिकार है वो अलग मामला है, उसको सिर्फ इस आधार पर नहीं कि किसी ने पहले अपील कर दी है तो उसको उसका राइट मिल जाएगा, नहीं, बच्चे किसके पास रहेंगे यह जो है कि अन्य आधारों पर तय किया जाता है, न कि धारा 9 के आधार पर पहले अपील करने। आई होप तो आपको असत्य कथन का चयन करना था। डी क्या है, असत्य कथन। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को निम्न में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गलत या और जो है कि अवैधानिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा करेक्शन है, गलत या फिर अवैधानिक प्रावधान घोषित किया गया था। तो आपको बताना है दिल्ली उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। दरअसल ये जो अधिनियम है इसको चैलेंज किया गया है इस समय सर्वोच्च न्यायालय में और यह कहा गया है कि ये जो धारा 9 है ये तो क्या है, किसी व्यक्ति पर फोर्स डालती है कि आपको उसके साथ रहना चाहिए, जबकि व्यक्ति किसी के साथ रहना चाहता या नहीं रहना चाहता ये चॉइस का पार्ट है। वहीं यह कहा जाता है कि अगर चॉइस का पार्ट है फिर शादी जैसे संबंधों की पवित्रता कैसे रहेगी, उसमें मजबूती कैसे रहेगी। तो यह बात जो है कि कई बार कोर्ट में उठ चुकी है और इसी के संदर्भ में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर दो लोग साथ में नहीं रह सकते, मान लेते हैं पत्नी साथ में नहीं रह सकती है, उसका रहने का मन नहीं है, लेकिन अगर हम आदेश दे दें इस धारा के तहत कि आपको साथ में रहना है तो ये क्या होगा,
ये कहीं ना कहीं महिला के यौन शोषण को बढ़ाएगा, जो कि ठीक नहीं। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये धारा 9 ठीक नहीं है। लेकिन फिर बात सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने की या विवाह जैसे परंपरा को बनाए रखने के लिए धारा सही है। फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि यह जो है कि हमारे जो है कि राइट टू लिविंग का जो अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ का, उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि हमको डिसाइड करने का अधिकार है हम किसके साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, या फिर जो है कि हम किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं, हम प्राइवेसी में जीवन जीना चाहते हैं किसी के साथ रह के। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय इसको खारिज कर चुका है, इसीलिए आंसर होगा आपका बी। लेकिन इसको दिल्ली उच्च न्यायालय और फिर जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सही घोषित किया गया है। लेकिन इस पर अभी फिर से विचार चालू हो गया है और आने वाले समय में जो इस पर डिसीजन आएगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला जो प्रश्न है वह है आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A के संबंध में ये जो धारा हाल के समय चर्चा में बनी हुई थी, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन है कि इसका संबंध सोशल मीडिया के माध्यम से गलत या आपत्तिजनक जानकारी फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से है, जिसमें अधिकतम जो है कि 7 साल की सजा हो सकती। दूसरा कथन, वर्ष 2018 में इस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तो यह जो धारा 66A है इस समय भी चर्चा में बनी हुई है। तो देखिए इसके संदर्भ में ये जो कथन है कि इसका जो संबंध है, सही बात है, सोशल मीडिया पर अगर कोई पहले कुछ लिख देता था और सरकार को लगता था कि नहीं ये गलत है, ये भ्रामक है, इससे कोई दिक्कत है, किसी व्यक्ति को उसको ठेस पहुंचती है, तो उसके आधार पर सजा हो सकती थी। लेकिन सजा अधिकतम 3 साल की हो सकती थी, 7 साल की नहीं। तो पहला कथन गलत हो गया, इसमें 7 साल लिखा है। दूसरा, वर्ष 2018 में नहीं, वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कि इस धारा को कहा कि नहीं गलत है और इसको हटाया जाए, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करता है। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं, इसलिए आंसर होगा बी। अगले जो प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 550 हाल के समय में चर्चा में बना हुआ, इसका संबंध निम्न में से किस देश से है? आपके पास विकल्प है तुर्की, साइप्रस, सीरिया और इजराइल। तो इसका जो संबंध है वो साइप्रस से है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि साइप्रस के बीच में जो उत्तरी और दक्षिणी भाग के मध्य में जो ग्रीन लाइन खींची गई है वही किससे संबंधित है? प्रस्ताव संख्या 550 से। और इसी में कहा गया है कि जो मध्य वाला ग्रीन लाइन है उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी किसी भी भाग के द्वारा जिससे वहां पर तनाव बढ़े। हाल ही में क्या हुआ कि तुर्की उत्तर वाला जो भाग है उसमें तुर्की सरकार ने घोषणा की है कि वहां पर कुछ एक्टिविटी करेगा, जिसके वजह से यह बात उठने लगी कि आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव संख्या है 550, फिर उसका क्या होगा? तुर्की तो उसका उल्लंघन कर रहा है और उसी के कारण पश्चिमी यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, अन्य जो देश हैं सभी ने चिंता व्यक्त की है कि नहीं ये तो यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों के खिलाफ जो है कि तुर्की जा रहा। तो इसका जो संबंध है साइप्रस से है, ध्यान रखिएगा, तुर्की से नहीं है। हाँ, साइप्रस का उत्तरी जो भाग है उसमें तुर्की के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है? साइप्रस। और प्रस्ताव किसके संदर्भ में लाया गया था? साइप्रस के संदर्भ में। अगला जो प्रश्न है वह है समुद्र की गर्म धाराएं, पहला है ए ध्रुवों की ओर जाती हैं, बी भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, सी उष्णकटिबंधीय की ओर जाती हैं, डी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती हैं। दरअसल समुद्री जो गर्म जल धाराएं हैं, ओशनिक जो है कि वार्म जो करंट्स हैं वह क्या है इस समय चर्चा में बनी हुई हैं कई जगह। इनके कारण कई वजह से तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी वजह से प्रश्न चर्चा में बना हुआ। तो ये आपको बताना है कि इनका जो डायरेक्शन है किधर की ओर जाता है। तो आपको पता है कि जो समुद्री गर्म जलधाराएं हैं इनकी उत्पत्ति इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में होती है और फिर क्या होती हैं, यह जो है कि ध्रुवों की ओर जाती हैं। इसका एक बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल होगा गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? आपने देखा होगा भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती है, कैरेबियन सागर से होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा होते हुए जो है कि जो आपका अमेरिका का पूर्वी भाग है, कनाडा का पूर्वी भाग होते हुए ये यूरोप के उत्तरी भाग तक जाती है और इस तरह से ध्रुवों की ओर जाती है। बाकी इसमें एक और लिखा हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलती है। नहीं, ये जो धाराएं हैं ऐसी किसी जो चीज को फॉलो नहीं करती, ये प्रयास करती हैं ध्रुवों की ओर जाने पर। लेकिन होता क्या है कि पूरी तरह हर जो गर्म जलधारा ध्रुव तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले मोड़ने लगती है, लेकिन हाँ जाती किधर है? ध्रुवों की ओर। तो इसलिए आंसर होगा ए।
अगला जो प्रश्न है वह है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, किस डिग्री अक्षांश में मिलती है आपको बताना है। आपके पास ए बी सी डी के रूप में ऑप्शन है कि आखिर ये किस डिग्री के उत्तरी अक्षांश में मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट। आपने एक शब्द सुना होगा, स्थान सुना होगा, न्यू फाउंडलैंड, जहां पर क्या होता है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा मिलती हैं, यहीं पर क्या होता है ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने से वहां पर जो है कि कोहरे जैसी कंडीशन उत्पन्न होती है, जो कि मछलियों के लिए काफी अनुकूल होता है। तो इसका जो संबंध है मिलने का स्थान वह 40 डिग्री जो है कि नॉर्थ है। तो इस तरह से आंसर होगा बी। अगला जो प्रश्न है वह है सारगासो समुद्र की विशेषता क्या है। आपको बताना है कि ये एक अति ठंडा पानी वाला क्षेत्र है, ये अति गर्म पानी का क्षेत्र है, अत्यधिक जो है कि सैलाइन वाटर का क्षेत्र है, यह विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आखिर इसका सही आंसर क्या। बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए मैं इसका नहीं बता रहा हूं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न में से एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। बताना कि कौन सा ए बी सी डी के रूप में जो विकल्प दिए गए हैं, कौन सा ऐसा तत्व है जो पानी में घुल जाएगा तो उसकी वजह से जो वर्षा होगी वह क्या होगी, एसिड रेन के रूप में होगी। तो इसका जो सही आंसर है सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड जब पानी में जाके मिलते हैं तो जो उसका पीएच वैल्यू है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच वैल्यू कम होने का मतलब है उस अम्लीय हो जाता है। आपको पता है कि जो भी तत्व होता है, मान लेते कोई लिक्विड है, उसका पीएच वैल्यू 7 से अगर कम होता है तो क्या होने लगता है, एसिडिक होने लगता है। तो जो वर्षा का पानी जब क्या होता है, उसका जो पीएच वैल्यू है 5.5 से कम होने लगता है, तो ऐसी वर्षा के पानी को बोला जाता है अम्लीय। किसकी वजह से होता है, मुख्य रूप से सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है। अगला जो प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थायी हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है। तो आपको बताना है, आपके पास विकल्प है मॉनसूनी जलवायु, विषुवत-रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो देखिए इसका जो संबंध है मॉनसूनी जलवायु से है, क्योंकि मॉनसूनी जलवायु का मतलब ही क्या है कि मॉनसून, और मॉनसून का मतलब क्या है कि जो इस कभी समय, हमेशा नहीं, कभी कभार मॉनसून अर्थात मौसम में होने वाले परिवर्तन से जो मौसमी कंडीशन उत्पन्न होती है उसको मौसमी जलवायु बोलते हैं। और आपको पता है इसका जो संबंध किससे है, वह है कि जो हमारे यहाँ हवाएं चलती हैं उनकी शिफ्टिंग से। तो इसका आंसर होगा ए। तो आई होप आपने प्रश्नों को सही से सॉल्व किया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।